लोगों को आधे से ज्यादा तो आता ही होगा, बट एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराना भी जरूरी है, डायरेक्टली हम लोग उस पर जंप नहीं कर सकते। ये पार्ट तुमने ना 10th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा नहीं सारा ही पढ़ा हुआ है वैसे। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला सब कुछ पढ़ रखा है ना? यस मैम। देखो सबसे पहले तुमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे आया था? किसी को कोई स्टोरी पता है? तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है भाई। क्या जरूरत पड़ गई थी सिस्टम की? कौन था वो महान इंसान जिसने ये मतलब इंट्रोड्यूस करा था? नहीं पढ़ी मतलब एनसीईआरटी? देखो क्या था कि एक मैथमेटिशियंस थे आपके, क्या नाम था, रेने डेस्कार्ट। तो वो ऐसे ही सो रहे थे एक दिन बेड पे, सीलिंग पे उनको क्या दिखा, कीड़ा चल रहा है। सीलिंग मतलब छत पे कीड़ा चलता हुआ दिखा। तो उनके दिमाग में यूं आया था कि मेरे को इस कीड़े की पोजीशन पता करनी है प्लेन में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दी, एक वर्टिकल एक्सिस बना दी, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना दिया जिसको तुम ओरिजिन बोलते हो। फिर उसने उन्होंने मतलब इस तरीके से बोला कि भाई हाँ इससे इतना आगे है हॉरिजॉन्टल, चलो और मान लो 10 यूनिट ऊपर गया और यहाँ वो कीड़ा है, ठीक है। इस तरीके से ये सिस्टम आया था पोजीशंस बताने के लिए। बाकी ये चीजें आप पढ़ के आए हुए हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और एक क्या होती है आपकी, वाई एक्सिस। यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर भी पॉजिटिव होते हैं और इधर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस। तो तुमने ये भी पढ़ा होगा भाई, एक पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर देते हो। मान लो ये पी पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट डिस्टेंस चला है, एक्स यूनिट, और वाई एक्सिस पे कितना यूनिट डिस्टेंस चला है, वाई यूनिट। तो आप पहुंच जाओगे इस पॉइंट पे। अच्छा ये दोनों पॉइंट्स काफी है क्या बताने के लिए? इस ऐसा कोई और पॉइंट भी है क्या जो एक्स और वाई आप लिखो उसमें और वही मतलब कोई और पॉइंट मिल जाए? स्पेसिफिक पॉइंट है ना कि एक्स चलो यहाँ इस तरफ, वाई चलो ऊपर, तो एक ही पॉइंट पे पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब यूनिक है रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये ऑर्डर्ड पेयर, इसमें आपने इसको क्या बोला था और इसको क्या बोला था? इनके कुछ नाम थे। मैम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, नहीं नहीं ऐसे कुछ और कोऑर्डिनेट्स, ये सब एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोला था, ठीक है। अच्छा और तुम लोगों ने ये पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का साइन पॉजिटिव होता है, वाई का पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक्स का नेगेटिव होता है, वाई का पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं और फोर्थ में आपका क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपसे कोई ये पूछ ले कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है? एक्स, ये गलती करते हैं सारे। मैम वाई, वाई ना, यस मैम, यस मैम, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस है, वाई यूनिट दूर है, और अगर ये पूछ ले वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, तो ये कितना दूर है, एक्स यूनिट्स, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस तो तुम लोग निकाल ही चुके हो, बहुत बार हमने कॉम्प्लेक्स में भी यूज किया है। ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके √x² प्लस y²। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसको कैसे मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो? कुछ आ रहा है दिमाग में? अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब कुछ तो स्पेशल होगा। पॉइंट एक्स एक्सिस पे इसका मतलब वाई वाई, जीरो, वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसका, 0 है। तो उसको अगर जनरली आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक्स को 0 लिख देना, सॉरी एक्स को 0 नहीं, वाई को 0 लिख देना, और एक्स को कैसे भी कर लो, मान लो एक्स से ही कर दिया, ठीक है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0, y। 0, y, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है सबको? यस मैम। चलो क्वेश्चन करो फिर एक, फटाफट 2 मिनट दूंगी बस। इजी है ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा मैं बता देती हूँ। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मूव करना। कैसे मूव कर रहा है, पहले वो गया 1 यूनिट राइट में, ठीक है, फिर वो गया 1 यूनिट ऊपर, उसके बाद दो दो चाल चल ली उसने, 1 यूनिट इस तरफ और 1 यूनिट ऊपर। उसके बाद आधा कर दो इसका, आधा गया लेफ्ट में, आधा गया नीचे, फिर आधे का भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 गया वो राइट में, 1/4 गया वो ऊपर। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, घूम फिर के एक पॉइंट पे पहुंचेगा,
कन्वर्ज हो रही है ना चीज, एक पॉइंट पे पहुंचेगा, उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। मान लो वो घूम के ना कहीं पहुंच गया, यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। तो इस येलो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए इतनी चीज तो क्लियर है, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि वो बंदा एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। ये दोनों चीजें देखनी है, मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर क्या है। ठीक है, वो कैसे देखोगे अब, लगाओ थोड़ा दिमाग। मैं करा दूं या ट्राई कर रहे हो? हम ट्राई कर रहे हैं। तुम ये देख लो, पहले एक्स का देख लो कि एक्स पे पहले एक आगे गया, हाफ पीछे हो गया, फिर 1/4 आगे गया, 1/8 पीछे हो जाएगा। तो नेट निकाल लो कितना गया है वो दूर एक्स, मतलब ओरिजिन से। देखो पहले क्या किया उसने, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ चलना, 1 यूनिट चला, ठीक है, एक्स एक्स के अलोंग 1 यूनिट चला, फिर एक्स 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 देखो बस, वाई मत देखना अभी। नेक्स्ट में वो हाफ एक्स पीछे हो गया, एक्स के अलोंग हाफ यूनिट। इसका मतलब नेट अगर आप ओरिजिन से इसका डिस्टेंस देखो तो अभी कितना हो गया, 1 माइनस हाफ। यस मैम। अब नेक्स्ट में क्या किया उसने, 1/4 आगे चला गया, तो +1/4। नेक्स्ट में क्या करेगा, 1/8 पीछे चला जाएगा, आगे 1/16 आगे चला जाएगा, फिर 1/32 पीछे चला जाएगा। तो इसी तरीके से चलता जाएगा ये। ठीक है, क्या ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है? इनफाइनाइटली जाएगा ये, उसने बोला हुआ है कॉन्टिन्यूस इंडेफिनिटली। तो इनडेफिनेटली कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर, -1/2। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हो, a/1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस माइनस हाफ, कितना हो गया ये, 2/3। इसका मतलब x क्या है, मतलब ये तुमने क्या निकाल लिया कि ये बंदा 2/3 यूनिट्स आगे है ओरिजिन से अलोंग x एक्सिस। तो अगर ये 2/3 यूनिट आगे है तो एक बात बताओ, पीछे जो तुम निकाल रहे थे अभी, तुमने ये डिस्टेंस निकाल लिया 2/3 यूनिट आगे, तो इसका मतलब ये क्या है कि क्या उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा? यस वही तो मैम। है, x निकाला है हमने, x कोऑर्डिनेट हो गया ये। क्या सेम अब आप y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? यस मैम, वो भी 2/3 आएगी। 2/3 आ रहा है सबका। y में भी सेम है, देखो y में पहले आप देखो, सबसे पहले y में यही मूवमेंट हुई है उसकी, 1 यूनिट वो ऊपर गया है, ठीक है, 1 यूनिट ऊपर चला गया, फिर आ गया वो हाफ यूनिट नीचे, माइनस हाफ, फिर वो चला गया 1/4 यूनिट ऊपर, +1/4, फिर वो आगे आएगा -1/8 यूनिट नीचे, तो -1/8, ये चलता जाएगा इनडेफिनेटली। ठीक है, ये भी आपकी जीपी बनेगी, इसका कॉमन रेशियो भी क्या है, -1/2। दैट मीन्स यहाँ पर भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, a/1 माइनस आर, तो y क्या निकलेगा, 2/3। इसका मतलब तुम्हें ये पता चल गया, ये घूम फिर के एक पॉइंट पे पहुंचेगा, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है कहां से, एक्स एक्सिस से ऊपर, वो 2/3 है। दैट मीन्स ये क्या दे रहा है आपको, वाई कोऑर्डिनेट दे रहा है। यस ठीक है, मैम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी बेटा, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? a/1 माइनस आर वाला लगाया बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, चले आगे, सबको क्लियर है? क्वेश्चन आसान था ये, बस तुम्हारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था कि पॉइंट्स का पता होना चाहिए आपको। चले, अच्छा नेक्स्ट, ये अभी करते हैं, 1 मिनट देखो। नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तुम लोगों को याद ही होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अभी तो हम एक पॉइंट की बात यस कर मैम। रहे थे, अब मान लो वो 2 पॉइंट दे दे आपको, और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर ले। ठीक है, सपोज उसने 2 पॉइंट दे दिए, बोल रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालो।
ठीक है, ये मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है। आई थिंक तुम लोगों को डेरिवेशन भी मैंने करा दी थी क्या कॉम्प्लेक्स में? यस Yes. मैम, आप वैसे भी करा दी थी तो छोड़ दूं, जो चलो जो नहीं आए थे उनको देख छोड़ लेंगे। दें पाइथागोरस। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? मैम x2 x2। यहाँ से यहाँ तक का x1, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? x2 माइनस x1। ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? y2। उसमें से इतना पार्ट है y1, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? y2 माइनस y1। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस आपका है x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर आपका y2 माइनस y1, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है सबको? Yes, यस मैम। ma'am. चलो ये बताओ क्वेश्चन। ये तो आई थिंक तुम कर ही दोगे सारे, मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, तो अगर बच्चे ने नया नया सीखा है ना तो वो इम्प्लीमेंट करना सीख लेगा। अच्छा हाँ, इस तरीके से यूज हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या अप्रोच लगा रहे हो तुम? मैम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल। ठीक है, बाकी एबीसी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, मान लो ये एबीसी है, ये तो खैर राइट एंगल तो नहीं है, बट ठीक है मान लो, कोई नहीं, हमें थोड़ी पता है अभी राइट एंगल है। -1 3 5। आप क्या करो, ए बी निकाल लो, ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो। ए बी क्या आ रहा है? Under root 26. देखो ए बी आएगा 4 -1 इसका स्क्वायर प्लस में 0 + 1 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 4 + 5, तो ये कितना हो गया? 26, √26 हो गया। ठीक है, बीसीबी कितना आ रहा है? 100 मतलब अंडर रूट 100। √100। 3 + 1 5 + 1 का होल, ये हो गया। ये हो गया 3 + 1 4, 4 4 16 और 5 + 1 6 6 36। ये कितना हो गया? 52 हो गया। बेटा आपका 100 कैसे आ गया? यस मैम, बाय मिस्टेक। हाँ ठीक है। गलती से आ गया। एसी एसी क्या हो जाएगा? देखो 4 -3 का स्क्वायर प्लस में 0 Under root -5 का 26. होल स्क्वायर, तो ये भी √26 आ गया। यहाँ से इतनी बात तो क्लियर है कि दो साइड इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस तो है। अब राइट एंगल के लिए देख लो, राइट एंगल के लिए क्या देखते हो? किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर करके ऐड करोगे, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो आ रहा है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। दैट मींस ये ट्रायंगल कैसा रहा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चले आगे। अब तुम देखो, तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लिया, तुम आगे जाओगे ना जब स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अप्रोच और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ तो तुमने सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, वहां पे क्या होता है कि दोनों लाइंस का स्लोप निकाल लो, अगर -1 आ रहा है प्रोडक्ट तो वो परपेंडिकुलर होती है लाइंस, वो आसान पड़ जाता है इससे। तो मतलब ये बेसिक है, अभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हो इसलिए हमने वो अप्लाई करके देख लिया। आगे और पढ़ोगे ना तो ये चीजें और छोटी छोटी होती जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। ये बताओ भाई, द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -1 4 3 2 लाइंग ऑन वाई एक्सिस। मेरे को चैट बॉक्स में आंसर देना सारे। अच्छा, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में एक चीज पढ़ी थी,
ये पॉइंट हमने लिया था वेरिएबल पॉइंट, जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। याद है वो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को कि वैसे पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे थे? दो पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट हमने क्या किया था, बोला था भाई इसका डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल है, याद आया? वो पॉइंट यहाँ ले लो तो भी ये इक्वल आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे ऐसे सारे पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है रचना बेटा, आपका आंसर अब दिखा है मैंने। कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद तो तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा ये। बस इतनी देर का क्वेश्चन ही था, किसी का भी नहीं निकला आंसर? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। पहले तो मेरे को ये बता दो, द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस लाइंग ऑन वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट की बात कर रहा है ये किस तरीके का होगा ये पॉइंट? चलो इन्होंने ऑप्शन भी ऐसे ही दे रखे हैं, सबने मैम zero मिड set किए। पॉइंट x0 होगा। हाँ एक्स नहीं, मिड पॉइंट तो नहीं बेटा, मिड पॉइंट का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मिड पॉइंट आप जो बोल रहे हो ना वो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम बात करते हैं उसमें। द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस लाइंग ऑन वाई एक्सिस, मतलब जो पॉइंट है ना आपका वो कुछ इस तरीके का होगा। वाई एक्सिस पे पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं, x0 होता है उस पे, ठीक है। होता है कि नहीं होता? यस मैम। यस मैम। अच्छा, x0 होता है और y आपने y मान ही लिया। अब ये जो पॉइंट है ये -1 4 से भी, मतलब जितने डिस्टेंस पे है b से भी उतने ही डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस फॉर्म में अप्लाई कर दो। मान लो ये पॉइंट p है, ठीक है, तो pa निकाल लो और आप क्या निकाल लो, pb निकाल लो और दोनों को इक्वल कर दो, दोनों के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। अब जब तुम ऐसे करोगे तो क्या आएगा, देखो pa निकालो एक बार, 0 + 1 का स्क्वायर प्लस में y -4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, पी भी निकालो, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस में y -2 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर देना दोनों तरफ। मैम हाँ जी बेटा। मैम अगर कोई पॉइंट ए एंड बी से इक्विडिस्टेंट पे है तो वो उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। नहीं, ए बी का मिड पॉइंट कैसे होएगा? मान लो पॉइंट यहाँ है तो ये कैसे मिड पॉइंट हो गया? ए बी तो इधर हो गया ना। हाँ अगर इधर हो गया ना मिड मिड पॉइंट तो इधर हो जाएगा, जो उस लाइन पे लाई करेगा वो। अगर आपने ऊपर ले लिया पॉइंट, अब जरूरी थोड़ी है वो पॉइंट आपका ए बी के ऊपर ही है, क्या पता वो पॉइंट कहीं और हो, फिर आप डिस्टेंस लो उस टाइम भी आपके ये दोनों सेम आ जाए, तो आप एक पर्टिकुलर केस लेके नहीं चल सकते ना, समझ रहे हो? यस मैम। क्लियर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो तो क्या आ रहा है, देखो 1 + y² + 16 - 8y इज इक्वल्स टू 9 + y² + 4 - 4y, यही आ रहा है, ठीक है। ये गया आपका, इधर बन गया 17 - 8y इज इक्वल्स टू 13 - 4y। ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 4y इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। यस मैम। चले आगे। यस मैम। चलो ये बताओ, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद AB, दो पॉइंट मतलब दो वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, ठीक है। मान लो कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, A दे रखा है 0 0 और B क्या दे रखा है 3√3। आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। दो मेथड बताऊंगी इसमें, ठीक है। एक तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, जो तुमने अभी पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट यूज करोगे। कैसे यूज करोगे उसको यहाँ पर? मैम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करके इक्वेशन। हाँ ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, वो इक्वल कर देंगे ए और वो जो पॉइंट होगा ए सी के, ए क्योंकि 0,0 तो आसानी से निकल जाएगा।
देखो अगर तुम इसको प्लॉट करो ना, ऑरिजिन है, मान लो ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट 3√3 है, मान लो ये तुम्हारा ए बी है, ठीक है। अब ऐसे तो समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेस नहीं बना रखा। जो सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें दो केसेस बन सकते हैं कि भाई आप ऊपर भी बना सकते हो लेके, नीचे भी बना सकते हो। चलो एक बार तुम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर सेकंड वाला दिखाती हूँ क्या। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई ना, ठीक है। तो इसको मान लो एक्स वाई, तो अब निकाल लो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, और तीनों को क्या कर देना, इक्वल पुट कर देना। इसको सॉल्व मत करना, बस मेरे को इक्वेशन बता दो कि मैम ये इक्वेशन आ रही हैं। सॉल्व थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसको करना मत, घर बैठ के करना सॉल्व। एक आ रही है x² + y² = 12। हाँ, x² + y² = 12, ठीक है। मैम दूसरी इक्वेशन आ रही है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। x² + y² = 12 आएगी, और एक x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल टू 12। 12, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम कर लेना बैठ के। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, एक बार थोड़ा सा इसकी फिगर बना के देखते हैं। देखो एक पॉइंट ओरिजिन बोल रखा है, इसका मतलब ए तो यहाँ पे लाई कर रहा होगा 0 0। दूसरा बोल रखा है 3√3। अब 3√3 मतलब 3 यूनिट एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चला है, और √3 यूनिट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो मतलब कहीं इधर लगा लो, वो पॉइंट लगा सकते हैं इधर। 3√3 √3 होता है 1.732 समथिंग, तो मान लिया ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब ये एक साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अच्छा कोई मेरे को ये बता सकता है क्या, ये एंगल कितना होगा? 60। 60 पक्का? यस मैम। कैसे? ये √3 है, ये 3 है, तो p/b करोगे तो √3/3 1/√3 आएगा। ये किस पे होता है? 30 डिग्री। 30 पे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या कह रहे हो बेटा? मैम आंसर ऑप्शन सी है। आंसर ऑप्शन सी है। आंसर आंसर हाँ सी है। ये 30 डिग्री है। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड है, जो दूसरी साइड रही होगी, उसके और इस रेड लाइन के बीच में एंगल 60 डिग्री रहा होगा क्या? यस मैम। तो तुम समझ पा रहे हो ये एंगल कितना है? ये पूरा 90 का होता है, उसमें 30 माइनस कर दो 60 डिग्री, इसका मतलब वो दूसरी साइड यही होगी, यस ये मैम। वाली यही होगी, ठीक है। पॉइंट हो गया सी, इसको कर दो कनेक्ट। अब आपको ये सी पॉइंट निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे बताओ, बता सकते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो क्या मैं ये लेंथ फाइंड आउट कर लूं, चल जाएगा काम? साइड्स तो सारी इक्वल होती हैं। तो अगर ये वाला नीचे वाला ब्लू निकाल लिया, तो ऊपर वाला ब्लू भी सेम ही आना है। तो ये वाला तो मैं निकाल सकती हूँ, ट्रायंगल बन गया। हाइपोटेन्यूज ही तो है ट्रायंगल में, √3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। कितना आ रहा है ये? √12 मतलब 2√3। इसका मतलब ये 2√3 आ रहा है, तो ये भी 2√3 हो गया। अगर ये 2√3 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो अब? यस मैम 0,2√3। 0,2√3। तो देखो एक आंसर तो अब बच्चे ने किसने दिया था 3, -√3? हाँ वो आंसर ठीक था, यस लेकिन मैम। हमारा आया 0,2√3। आंसर ये भी ठीक है, क्या करें अब बताओ, क्या गलती की हमने? गलती हमने कुछ भी नहीं की। हमने क्या किया, ये जो साइड ली है,
AC ये हमने ऊपर वाली तरफ ले ली, नीचे भी तो हो सकती है ना। माइनस 30 डिग्री ये है, तो दैट मीन्स अगर मैं नीचे वाली साइड लूं, ये 30 डिग्री हो गया, तो जो दूसरी साइड होगी उसके और इसके बीच में पूरा एंगल 60 होता है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। यस ठीक है, मैम। इसको कनेक्ट कर दो। इस बार ये पॉइंट C हो गया। अब ये पॉइंट एग्जैक्टली 3√3 के नीचे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3, -√3। ठीक है, जितना ऊपर है उतना ही तो नीचे है। 30 डिग्री यहाँ था, 30 डिग्री यहाँ था, ये इक्वल है। ठीक है, जितना ऊपर उतना ही नीचे है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ नहीं, आपका सेम ही है 3। वाई में चेंज हो गया, ऊपर पॉजिटिव था, नीचे क्या हो गया, नेगेटिव। अंकुश बेटा कहाँ से समझ नहीं आया बताओ। AC से आप कुछ कह रहे थे, उसी टाइम आवाज कटने लग गई थी मेरे में। मैं ये कह रही थी कि मैंने AB तो चलो मैंने प्लॉट कर लिया था, AB के बाद जो ये AC का थॉट था कि भाई हाँ 60 डिग्री होगा, तो मैंने ऊपर की तरफ ले लिया। ये नीचे भी तो हो सकता है ना, AB से नीचे ले लो 60 डिग्री, वहां मिल जाएगी एक साइड आपको। तो इस वजह से मैंने क्या किया, 30 डिग्री तो यहाँ था ही, 30 डिग्री और नीचे चली गई, 60 हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी साइड बना दी AC, कनेक्ट कर दिया। अब 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये साइड बेसिकली आपकी इक्वल है। तो जितना एक्स एक्सिस से ऊपर है ये वाला पार्ट, उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे भी है ये वाला पार्ट। तो ऊपर अगर 3√3 है उसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स तो चेंज हुआ नहीं है, एक्स सेम ही रहेगा, बस वाई में चेंज आ गया, ऊपर पॉजिटिव था, नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, बी और सी। क्लियर है, यस मैम। चले आगे। चलो अच्छा देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, पोलर कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्स वाई में, कोई नहीं अभी बेटा, ठीक हूँ मैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्स वाई में हम लोगों ने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब इन्होंने एक और सिस्टम बना दिया, कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया है कि जैसे एक्स और वाई हम फिक्स कर रहे थे वहां पे, तो हमें एक यूनिक पॉइंट मिल रहा था। अब ये क्या करेंगे, आर और थीटा में डील करेंगे। अब ये आर और थीटा क्या है, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को पता है इसके बारे में, क्या है बताओ। देखो मान लो ये वो पी पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे। लास्ट टाइम मैं इसको एक्स वाई लिख रही थी, ठीक है, इस बार मैं इसको एक्स वाई नहीं लिख रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, इसका डिस्टेंस ले रही हूँ एक तो ओरिजिन से, ठीक है, आर, और मैंने क्या ले लिया, थीटा। एक बात बताओ, क्या ये दोनों चीज लेने से मेरे को एक यूनिक पॉइंट ही मिलेगा क्या। मान लो Yes. मैंने ये कह दिया कि एक पॉइंट है, ठीक है, वो ओरिजिन से कितना दूर है, 4 यूनिट दूर है सपोज, तो 4 यूनिट दूर तो एक पॉइंट इधर भी मिल जाएगा। ठीक है, इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, समझ रहे हो। एक सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे ही 4 यूनिट दूर होंगे। तो मतलब खाली आर बताने से तो आपका काम नहीं चल रहा, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। फिर आपने क्या किया, उसको ये बता दिया कि 4 यूनिट दूर है, लेकिन उसका एंगल कितना है एक्सिस के साथ, 30 डिग्री। ठीक है, तो वो पक्के से यही एक पॉइंट होगा, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूनिक मिल गया इसका मतलब। अब मान लो उसने तुम्हें यूं कह दिया कि एक पॉइंट है जिसका एंगल 30 डिग्री है, तो क्या तब एक यूनिक पॉइंट मिल जाएगा, या और भी मिल सकता है ऐसे। और भी मिल सकता है ना, रे देखो होगी ना। हाँ, ये ले लो, इधर ले लो पॉइंट, इधर ले लो, इधर ले लो, इन सबके एंगल कितने बन रहे हैं, 30 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये बोल दिया कि 30 डिग्री एंगल है, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, तो यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों लेने पड़ेंगे आपको एक यूनिक पोजीशन बताने के लिए। क्लियर है। अब इसको प्रूव करना बहुत आसान है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखना बहुत ईजी है। देखो आपने ये पॉइंट माना था P, ये थीटा था आपका, ठीक है, ये आर है, तो P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं मेरे को आर और थीटा की टर्म्स में। इसको कनेक्ट कर दो, कैसे लिखोगे बताओ। पिछले केस में चले जाओ एक बार, ये क्या होता था उसमें, x होता था, ये क्या होता था उसमें, y होता था, ऐसे ही था। यस मैम। तुम पॉइंट क्या लिखते थे फिर, एक्स वाई। मेरे को आर और थीटा में चेंज करना है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ध्यान से देखो, x बाय क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। हाँ, x बाय आर कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, वहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, मतलब मैं x को लिख सकती हूँ क्या, आर कॉस थीटा। सेम y को क्या लिख सकती हूँ, आर साइन थीटा। ये क्या हो गया, आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, और जनरली इसको ऐसे लिख देते हैं, आर थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो अब मान लो आपको इंटरचेंज करना है, आपको पोलर से जाना है कार्टेशियन में, आपको कार्टेशियन से जाना है पोलर में, तो कर सकते हो क्या। मान लो आपको पोलर में दे रखा है, आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो आराम से कार्टेशियन में तो चले जाओगे, एक्स की वैल्यू होगी आर कॉस थीटा,
और y की वैल्यू कितनी होगी r sin थीटा, लिख लोगे तुम। लेकिन अगर मान लो तुम लोगों को कार्टेशियन में दे रखा है तो पोलर में कैसे जाओगे? मतलब तुम्हें मैम कोई x और y की वैल्यू दे रखी है, डाल देंगे और उसके बाद फिर cos थीटा लगा। देखो तुम क्या करोगे, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, एक बार इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। हाँ जी रेशमा बेटा, एक मिनट बस, एक बार मैं पूरा कर देती हूँ फिर दोबारा रिपीट कर दूंगी सारा। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, आर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्स वाई दे रखा हो तो आर निकल जाएगा, निकल जाएगा। थीटा कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दो इन दोनों को, जैसे इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या बनेगा, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू, एक्स बाय वाई छोड़ो, नीचे वाले को ऊपर से कर लो, y बाय एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया, टेन थीटा कितना बन गया आपका, y बाय एक्स, थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स y बाय एक्स। तो थीटा निकल जाएगा, हमें आर और थीटा ही चाहिए थे। दैट मीन्स आप कार्टेशियन से पोलर में भी जा सकते हो इजीली, पोलर से कार्टेशियन में भी जा सकते हो। जा सकते हो कि नहीं जा सकते? बस मैम जा सकते हैं। रचना बेटा कहाँ से समझ नहीं आया, एक बात बताओ, वहीं से समझा दूंगी। हमने क्या किया है, हम लोग अभी तक एक्स वाई में रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने पॉइंट को, पोलर में हमने क्या किया, दो और मेजर्स ले लिए, थीटा और आर। आर क्या है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, थीटा क्या है एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब आपने आर और थीटा के टर्म्स में इस पॉइंट को लिखना है, तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट आपका था, ये आर है ये थीटा है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट एक्स वाई था तो उस टाइम पे आप लिखते थे ये एक्स है, एक्स यूनिट डिस्टेंस, और ये वाई यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से मैं कोई रिलेशन बना सकती हूँ एक्स आर थीटा में, वाई आर थीटा में बना सकती हूँ। एक्स क्या है देखो, ट्रायंगल में अगर एक्स बाय आर निकालोगे, बी बाय एच होता है कॉस थीटा, ठीक है, बी बाय एच होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर बेस है एक्स, एच क्या है आर, तो ये हो गया कॉस थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर कॉस थीटा। अगर वाई और उसमें निकालना तो क्या कर दोगे, साइन थीटा निकाल लो, पी बाय एच क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाई है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज आर है, साइन थीटा के इक्वल हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन थीटा। मतलब हम एक्स वाई लिख रहे थे, उससे हम कहाँ पहुंच गए, आर और थीटा वाई टर्म्स में, ठीक है। ये आपके क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको जनरली रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया जाता है आर थीटा से, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको एक्स वाई की टर्म्स में क्वेश्चन दे दे तो उसमें पोलर में कैसे कन्वर्ट करोगे। एक्स वाई की टर्म्स में दे दे तो आपको आर और थीटा की वैल्यू चाहिए, आर और थीटा की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आर की वैल्यू आ जाएगी, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर पोलर में दे रखा है तो पोलर से तो कार्टेशियन में जाना बहुत ही ईजी है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर कॉस थीटा, पोलर में दे रखा है ना, मतलब आर भी दिया मिलेगा थीटा भी दिया मिलेगा, तो एक्स कैसे निकल जाएगा, आर कॉस थीटा, वाई कैसे निकलेगा, आर साइन थीटा, ठीक है। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलो चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अब देखो यहाँ क्या है, एंगल भी घुसा दिया इन्होंने, पॉइंट पी जो दे रखा है वो एक्स वाई के फॉर्मेट में दे रखा है, निकालो अब कैसे निकालोगे, सब मिक्स दे रखा है यहाँ।
करा दूं क्या? देखो इसने क्या बोला है कि एक पॉइंट है √3, 1। अच्छा ये पॉइंट तुम आइडिया लगा सकते हो कहाँ होएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। √3 यूनिट्स तुम एक्स एक्सिस पे चले हो, 1 यूनिट तुम वाई पे चले हो, सपोज उधर कहीं है, ठीक है, यहीं कहीं होगा। इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री, ठीक है, इसको रोटेट करते हैं एक बार। ये देखो इसको कनेक्ट करो, ये एंगल कितना है बता सकते हो? 45। नहीं नहीं 45 नहीं बेटा, 130। ये इस बार 1 है और ये √3 है, तो P/B मतलब 1/√3 कितना होता है? 1/√30, ठीक है, तो ये 30 डिग्री है। ये बोल रहा है इसको आपने और 45 डिग्री रोटेट कर दिया अबाउट ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब मान लो उसने 45 डिग्री और रोटेट कर दिया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, 45 डिग्री। टोटल कितना एंगल हो गया? 75। यस इसका मतलब अगर मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो r, थीटा से करती हूँ मैं। थीटा तो पता चल गया 75 डिग्री, r कितना है? 4। 4। मैम 2 सॉरी √4 2। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा √4 मतलब 2, तो ये भी आपका 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी है? 2। ये मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख दिया आपके। अब इससे आप कार्टेशियन में जा सकते हो क्या? यस मैम। x हो जाएगा क्या? r cos थीटा, r cos थीटा मतलब 2 cos 75। अब वही बात है, ये फंसोगे तुम यहाँ, याद नहीं है मान लो तो क्या करोगे? मान लो तुम्हें याद ही नहीं है, मैं ये पूछ ही नहीं रही तुम्हें याद है क्या, 2 sin 75। तो बस ये निकाल लो, ये तुम्हारे पॉइंट हो जाएंगे x और y की टर्म्स में। कैसे निकाले थे तुम्हें याद है हम लोगों ने ये फॉर्मूले? cos 75 को आप cos 120 माइनस 45 लिख सकते हो क्या? यही होता है। अरे cos 120 माइनस 45 30 7, प्लस 45 से भी हो जाएगा ना, 30 हाँ प्लस 30 प्लस 45। 45 से भी हो जाएगा। cos 30 प्लस 45। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? cos a प्लस बी, क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, वो फॉर्मूला लगा के निकाल लो अगर तुम्हें याद नहीं है तो, ठीक है। और बाकी याद होने चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यूज तुम्हें। किसी को याद है cos 45 की वैल्यू? 1/√2। सॉरी cos 75 नहीं नहीं, हाँ cos 45 1/√2, cos 75 की पूछनी थी। 2 इंटू में √3 माइनस 1/2 √2, और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू में √3 प्लस 1 बाय में 2, ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है, अभी लिख दिए मैंने, ध्यान रखना इनको। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए क्या है, √3 माइनस 1/2, सॉरी √2, और √3 प्लस 1 बाय में √2, यही है। अब वो कह रहा है कि यहाँ तो तुम पहुंच गए थे रोटेट करके 45 डिग्री रोटेट करके, उसके बाद कह रहा है यहाँ आने के बाद तुमने इसको रिफ्लेक्ट मार दिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्शन मार दिया, तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अब? y नेगेटिव हो जाएगा। y नेगेटिव हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कौन सा हो गया अब? -1, ये वाला हो गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है? आया समझ? ये चेंज करना आना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्लियर? अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, चले आगे नहीं तो। अच्छा देखो यहाँ इन्होंने बोला रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस, तो तुमने इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्टेड अबाउट वाई एक्सिस बोलता तो ये इधर आ जाता, और रिफ्लेक्टेड अबाउट ओरिजिन बोलता तो ये कहाँ आ जाता? इधर, ठीक है, इधर आ जाता तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाते, इधर आ जाता तो इस बार एक्स नेगेटिव हो जाता, वाई आपका क्या रहता? सेम रहता, ठीक है। चलो ये होमवर्क है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो।
या होमवर्क ही दे देती हूँ, वो मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ा देती हूँ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, और इसको करके आना, ऐसे नहीं है कि मैंने दे दिया और ठीक है बस गया। अच्छा है ये क्वेश्चन, तुमसे हो रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ये भी पढ़ रखा है तुम लोगों ने, किसको याद है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था? क्या होता था बता दो थोड़ा बहुत। m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। तुमने दो टाइप के सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, तो इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। ये कौन सा केस दिख रहा है तुम्हें? मान लो मैं पी पॉइंट की बात कर रही हूँ, एबी के बीच में इंटरनल डिवीजन का केस है, मतलब एबी के बीच में लाई कर रहा है, बीच में इन द सेंस मिड पॉइंट नहीं है, बट उन दोनों के अंदर लाई कर रहा है। अच्छा यहाँ पर ये वाला कितना पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? y2 माइनस वाई लिख सकते हो इसको, ध्यान से देखो। ये इतना पार्ट y है, ये इतना पार्ट y1 है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या मैं y2 माइनस वाई लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ? x2 माइनस x, यही है। यस मैम। इस वाले को बताओ क्या लिख सकती हूँ? x माइनस x1, ठीक है। और कोई भी रह गया क्या? ये और देख लो, इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लो, या लेंथ ही मान लो, चलो अभी ठीक है। ये लेंथ आपकी कितनी है m, ये लेंथ आपकी कितनी है n। तो एक बात बताओ, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप्स डाले थे, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन कर रखी ना येलो कलर की हमने की है, और हमने परपेंडिकुलर ही डाले थे ये, ठीक है। तो ये 90, ये 90 है, ये 90, ये 90, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, और इसमें से एक ट्रांसवर्स जा रही है, तो ये एंगल कौन सा होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये एंगल भी इक्वल, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो तीसरा बच गया ये तो इक्वल हो ही जाएगा। जब दो एंगल ट्रायंगल के इक्वल हैं तो तीसरा इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल कौन से ले लो, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक ये वाला ट्रायंगल। देखो छोटे वाले में m की बात कर रही हूँ, बड़े वाले में n की बात कर रही हूँ। m बाई n किसके इक्वल हो जाएगा? छोटे वाले में x माइनस x1 और बड़े वाले में x2 माइनस x के इक्वल, ठीक है। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? mx2 माइनस mx इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1। x वाला इकट्ठा ले जाओ पार्ट, ये इधर ले आओ, तो ये बन गया mx2 प्लस nx1 इज इक्वल्स टू mx प्लस में nx। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x की वैल्यू क्या आ गई? mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। ये आपने क्या पढ़ रखा है? सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ रखा है, x कोऑर्डिनेट आया ये आपका, ठीक है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे तो x की वैल्यू आई, अब y की वैल्यू भी निकाल लोगे सेम। m बाई n मान लो मैं साइड दूसरी ले लेती हूँ, y वाली साइड ले लेती हूँ। कौन सी है y वाली? एक तो ये वाली है और एक ये वाली। क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। तो ये x और y निकाल लोगे पॉइंट्स। चलो ये आई थिंक तुम लोगों को पता है, बस थोड़ा वैसे मैंने समझाया कि आई कहां से है चीज। आंसर बताओ इसको। अब देखो फॉर्मूला तो तुमने निकाल लिया, अब यूजुअली तो उसको याद कैसे करते हो? मान लो इधर x1 y1 है, इधर x2 y2 है, ये पॉइंट P दे रखा है, m is to n इसका रेशियो है, x y ये पॉइंट है, तो आप कैसे करते हो याद इसको? n की मल्टीप्लाई करो x में, x1 में, m की मल्टीप्लाई करो x2 में, डिवाइड कर दो m प्लस n से, ये निकलेगी x की वैल्यू, ठीक है। m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n। y के लिए क्या करोगे? y इज इक्वल्स टू n की मल्टीप्लाई करो y1 में, m की मल्टीप्लाई करो y2 में, और अपॉन में रेशियो को ऐड करके लिख दो n y1 प्लस में m y2 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, बस यहाँ पर ये अप्लाई करना है आपको इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं है और। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स a b इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। इंटरनली मतलब वो पॉइंट बीच में है उनके। क्या आ रहा है इसका आंसर?
नहीं, ये इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था। ये बी दे रखा है आपको 4, -5, ये दे रखा है आपको -1, 10। एक पॉइंट है पी बीच में जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। 3:2 अब 3:1। बाकी किसी का नहीं है? अच्छा, वंदिता कृष्णा दोनों का सी, रचना का भी सी आया है तो सी ही होगा। अब क्या करोगे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 4 12 अपॉन में 5 कितना हो गया? 10/5 2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 -15 में 5, ये हो गया 1। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है ये चीज? यस मैम। अब इसी में तुमने एक स्पेशल केस पढ़ा होगा मिड पॉइंट का, जिसको तुम लोगों ने याद ही कर रखा है, x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 होता है, वो यहीं से निकला बेटा। अब देखो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। यस मैम। 2 यूनिट लेंथ है, ये 2 यूनिट लेंथ है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1:1 ही आएगा, तो रेशियो 1:1 हो गया। तो अब वही चीज लगाओ, x को निकालने के लिए क्या करोगे? 1 को मल्टीप्लाई करोगे x1 में, 1 को मल्टीप्लाई करोगे x2 में, डिवाइड किससे करोगे? 1 + 1 2 से, तो ये ऑटोमेटिकली वही निकल आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से y भी आपका क्या निकलाएगा? y1 + y2 अपॉन में 2। तो बच्चे डायरेक्टली याद कर लेते हैं, डायरेक्टली कर लो इसको। तो क्या ही है कि अगर मिड पॉइंट है तो डायरेक्टली आप क्या करो, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। y वालों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, किसकी निकल आएगी वैल्यू? y की निकल आएगी। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। चलो इस पे क्वेश्चन करो। The vertices of triangle PQR, vertices देखें ट्रायंगल के, find the length of median through vertex P। median क्या होती है? जो median लाइन डिवाइड कर रहे इक्वल पार्ट्स में। हाँ, मान लो अगर ये लाइन में इसकी, ये वाली लाइन को इसकी मीडियन बोल रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करी, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब देखो इसने बोल रखा है एक ट्रायंगल है PQR, ये ट्रायंगल है PQR, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 1 -2 3, ये है 4 5। कह रहा है कि P से आपने मीडियन ड्रॉ की है। ठीक है, तो P से ड्रॉ करोगे, इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। सपोज ये पॉइंट आपका D है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट हो गया क्या DQR का? नहीं हुआ। मीडियन क्या करती है? साइड को डिवाइड कर देती है 2 इक्वल पार्ट्स में। अगर दोनों इक्वल हैं ये पार्ट्स, ऑब्वियस सी बात है ये जहां पर कट कर रही होगी वो पॉइंट क्या रहा होगा उसका? मिड पॉइंट। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो तुम D के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो मुझे? 1,2 डायरेक्टली इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 1, पूछ क्या रखा है उसने? लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब इसकी लेंथ पूछी हुई है। अब लेंथ निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ये क्वेश्चन इतना हो गया, ये P है, ये D है, यहाँ 1,2 है, यहाँ -3,1 है, तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, कितनी आ जाएगी लेंथ? मैम 1,4 आ रहा है। यस मैम 1,4। किसने बताया था भाई? 2। ये 4 आएगा। ठीक है, इधर 4 कर लो, कितना आ रहा है आंसर? √10। नहीं बेटा, 5 आना चाहिए। 1 -3 4 16 + 5 25, नहीं 3 3 9। ठीक है, 5 आएगा, 5 आएगा। नहीं आया क्या समझ? 5 कैसे आया? क्या करोगे? √1 -3 इसका स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। यहाँ से आएगा आपके पास 9 और उसका रूट करोगे तो कितना आएगा? 5। यस मैम, कोऑर्डिनेट कर ले लिए थे। अभी क्लियर है सबको? इजी था ये क्वेश्चन, तो होमवर्क दे देना चाहिए था मुझे। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा है क्वेश्चन। अच्छा, ये अब तुम सॉल्व करोगे ना, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा टाइम बाद, मतलब कल का ही लेक्चर तुम ले लो, कल तो छुट्टी नहीं, कल ट्यूसडे,
कल आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें एक सेंट्रोइड नाम की चीज पढ़ाऊंगी। वैसे तुम लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, तुम जानते हो सेंट्रोइड के बारे में। क्या कट गया था मैम सिलेबस। कट गया था? अच्छा, वो इम्पोर्टेंट बहुत है। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक क्वेश्चन मैंने चेंज कराया था, उसमें ऑर्थो सेंटर डाला हुआ था। मैंने कहा बच्चों को तो पढ़ाया ही नहीं अभी ऑर्थो सेंटर, क्वेश्चन डाला हुआ है। तुम्हें पता होता तो वो क्वेश्चन कर सकते थे तुम। तो वो मैं पढ़ा दूंगी ना, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन आज अभी तुम्हें पता नहीं है ना, तो तुम्हें अपने नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के उस पे ही करना पड़ेगा। मैम वही है ना जिसमें 3-4 इक्वेशन बनेगी, फिर वो लगेगा, मतलब सब हाँ, कुछ कुछ एलिमिनेशन मेथड लगेगा। 3-4 इक्वेशंस तो बनेंगी। अच्छा, ये इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक तुमने 10th में कर रखा है। किया तो था मैम। याद है तो भी बड़ी बात है, अप्रिशिएट कर देते हैं आपको। देखो ये बेसिकली क्या कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ट्रायंगल आर दिस, ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, ये आपके ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है, ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं साइड्स के ट्रायंगल के। इसका मतलब ए बी का मिड पॉइंट ये है, तो उसका पॉइंट आपको दे रखा है 2 1। बीसी का क्या दे रखा है -1 -3, और ये आपको क्या दे रखा है 4,5। अब ऊपर तो पता नहीं है, तो इनको मान लो कुछ x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, करना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यही निकालने हैं आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं जानकारी ज्यादा एक्सेप्ट मिड पॉइंट्स, यही बात है। तो मिड पॉइंट्स की जानकारी आप यूज कर लो इसमें। मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये यहां तक पहुंचने के लिए, सपोज ये पॉइंट डी है, ये ई है, ये एफ। डी निकालती मैं किस तरीके से, क्या मैं लिख सकती हूँ x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2 है। इस ए बी डी पे फोकस करो बस। x1 प्लस x2 बाई 2 करूंगी तो ये वाला पॉइंट निकलेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। सेम y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करूंगी तो क्या निकलेगा 1। y1 प्लस y2 करूंगी तो ये निकलेगा, मतलब y1 प्लस y2 बाई 2 करूंगी तो 1 निकलेगा। तो यहां से x1 प्लस x2 कितना आ गया 4, और y1 प्लस y2 कितना आ गया 2। ठीक है, पहली चीज। इसी तरीके से ये ही काम आपको AC और BC में करना है। तुम मेरे को बता सकते हो इक्वेशंस AC और BC की कैसे बनेंगी? दो दो बनेंगी दोनों में। पहले मेरे को BC की बताओ, BC में क्या क्या बनेगा? x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -1। हाँ नहीं, -2 तू कौन है बेटा? -2 सॉरी। ये अंकुश है क्या? कौन कर रहा है आज इतनी गलतियां? बेटा आज लग रहा है मुझे आपका गलतियों वाला दिन है। x2 प्लस x3 अपॉन में 2 करोगे तो -1 के इक्वल आएगा। यहां से x2 प्लस x3 कितना आ गया -2। y2 प्लस y3 अपॉन में 2 करोगे तो -3 के इक्वल आएगा। तो y2 प्लस y3 कितना आ गया -6। सेम देखो, एक दो इक्वेशन ये हैं, दो ये हैं, ऐसे ही आपकी AC में निकलेंगी। AC में बताओ क्या निकल रही है? x1 प्लस x3 कितना निकलेगा 8, x1 plus x3 is equals to 8. y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब कैसे करोगे क्वेश्चन को? अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो ये तो सब निकाल दिया हमने। वही मैम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले तुम नहीं, सब्स्टिट्यूशन ऐसे कैसे करोगे? हाँ मतलब दो दो करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब यहाँ से तुम x2 की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, x1 और x3 में आ जाएंगी, फिर उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, है ना? वही कह रहे हो? थोड़ा लंबा है लेकिन है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो इन तीनों को ऐड कर दो। इन तीनों को ऐड करोगे, ध्यान से देखना, इसको इसको और इसको, तो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बनेगा क्या? यस मैम। इक्वल्स टू कितना हो गया 4। अब जो भी ये निकालना है उसके 10। अलावा छोड़ के वैल्यू पुट करना है। हाँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया आपके पास 5। अब देखो x1 प्लस x2 डालोगे यहाँ 4, तो x3 की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी? चलो पहले x1 निकालते हैं। x1 के लिए आप क्या करो, x2 प्लस x3 पुट कर दो। x2 प्लस x3 की वैल्यू थी -2, तो x2 प्लस x3 -2 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोल लो। -3। -3। हाँ -3 आ रही है, x2 की -3
और x3 कितनी आ जाएगी? गलत नहीं हो तो 3 होगा। नहीं, x2 x3 8 है बेटा, इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, 5 - 8 -3 हो जाएगा। x3 कितना हो गया? x1 + x2 कहाँ है? 4 है, तो 5 - 4 1। ठीक है, x1 x2 x3 आ जाएंगे। ठीक है, यस मैम। इसी तरीके से y1 y2 y3 भी निकाल लोगे। अंकुश बेटा क्या हो गया? आसान ही था ये तो, अब तो आसान हो गया। हाँ होता नहीं, लेकिन बार बार गलती करते रहो। अब वो तो कोई नहीं, हम सबको पता चल ही गया अब तो, नॉर्मल। अच्छा देखो, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता चल जाता ना कि अगर आपने मिड एबीसी का सेंट्रोइड नाम की एक चीज होती है, देखो सेंट्रोइड आगे कल पढ़ाऊंगी। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां मीडियंस इंटरसेक्ट करती है, मतलब यहाँ से ए से मीडियन ड्रॉ करोगे, बी से करोगे, सी से करोगे, जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे ना, वो सेंट्रोइड होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम पढ़ोगे कल की क्लास में। x1 + x2 + x3 अपॉन में क्या होता है? 3। ये x कोऑर्डिनेट होता है। और y1 + y2 + y3 अपॉन में ये क्या होता है आपका? होता है y कोऑर्डिनेट। तो एबीसी का जो सेंट्रोइड आएगा ना, वो वही होगा जो DEF का सेंट्रोइड निकालोगे तुम, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हो ना, तो सेंट्रोइड की पोजीशन बदलती नहीं है, वही रहती है। ठीक है, तो DEF से भी तुम सेंट्रोइड निकाल सकते हो। DEF में तुम्हें वर्टिसेस दे रखे हैं, 2 + 4 -1 में 3 करोगे, 1 + 5 - 3 में 3 करोगे, उसको इन दोनों की इक्वेट कर देना, तुम डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, ये फालतू का काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। बाकी मैं कल ये एक बार तुम्हें बताऊंगी ना, तब बताते हैं। मोटा मोटा तुम लोगों को थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा क्या कहना चाह रहे हो, तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। ये वाला मेथड हो गया क्लियर? आज बताओ, ये इतना जरूरी है बस। चले आगे अगर क्लियर हो गया हो तो। Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये बताओ, PQRS आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। PQRS देन आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, वर्टिसेस दे रखे हैं, एक दे नहीं रखा, वो निकालना है आपको। अब इसके 3 मेथड्स हैं। ठीक है, तुम कौन से वाला करोगे? एक मिड पॉइंट वाला है मैम, और एक डिस्टेंस वाला है, और सेक्शन भी है, लगाओ तो। सेक्शन और मिड पॉइंट तो एक ही चीज होगी ना। मिड डिस्टेंस पॉइंट तो पक्का है हाँ, डिस्टेंस तो पक्का ही है। देखो मैम, मिड पॉइंट भी पक्का ही है। ठीक है, PQRS, P आपका 1,2 है, 4,6 है, 5,7 है, और ये A,B। आपको A,B निकालने हैं। इसके लिए आपको इतनी नॉलेज होनी जरूरी है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये PR का भी मिड पॉइंट है और SQ का भी मिड पॉइंट है। तो एक तो तरीका आपका क्या हो गया? देखो एक तरीका तो डिस्टेंस फॉर्मूले वाला क्या हो गया, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वहां से तुम क्या करोगे? RS = PQ करोगे और SP = QR करोगे, और इसमें भी फर्दर तुम्हें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। Ma'am, C. सी और किसी का भी निकले क्या? अमन भी दे रहा है भाई आंसर, सी ही होगा। C2 3। ठीक है ठीक है ठीक है, सबका सी निकल रहा है। कौन सा लगाया तुमने? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, मिड पॉइंट वाला लगाया कॉन्सेप्ट? मैं तो मिड वाला लगा रहा डिस्टेंस वाला लगाया। RS = PQ, SP = PR। ये हो गया तुम्हारा मेथड 1। ठीक है, ये लंबा पड़ेगा बहुत, इसमें तुम RS निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, रूट आएगा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, सिंपलीफाई करोगे, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। इजी हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा हो रहा है। चलो कोई मिड वाला नहीं, आसान है। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, पर मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ। ये बच्ची शायद यही कह रही है कि वो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा कम ही पड़ रहा है इसमें। ऐसा ही है क्या? Ma'am, midpoint वाला मिड पॉइंट, हाँ ठीक है, ये मिड पॉइंट वाला तो बहुत आसान हो गया भाई। तुम PR को यूज करके ये मिड पॉइंट निकालो, कितना निकलेगा ये? 3,9/2. 3,789, ठीक है, 9/2, ये पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट हो गया SQ का, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया,
क्यू क्यू आपको दे रखा है 4,6, ये दे रखा है A,B और ये क्या है 3,9/2 और ये 1:1 का रेशियो है। अब कर लोगे ना सेक्शन फॉर्मूला लगा के। अच्छा RQ 1 यूनिट है, ठीक है बेटा ठीक है, कर लोगे क्या अब? Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही बच्चों की। अरे कर लो ना, देखो A Yes, प्लस ma'am. 4/2 किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी होगी 2। सेम अगर B प्लस ये कितना था 6 बाय में 2 करोगे तो वो 9/2 के इक्वल आएगा, तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 3। ठीक है, ये हो गए 2 मेथड जो अभी तक तुम्हें पता है। तीसरा मेथड तुम लोगों को अभी नॉलेज नहीं है स्लोप निकालने की। स्लोप तो तुम्हें निकालना आ गया ना, तुम ये मेथड कभी यूज ही नहीं करोगे। स्लोप में क्या करोगे, स्लोप में देखो ऐसे होता है, अभी मैंने पीछे जो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, स्लोप निकालो, प्रोडक्ट क्या आता है -1। अब यहाँ पे तुम्हें पता है ये लाइंस क्या है आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, स्लोप हम निकालते हैं, मान लो ये 2 पॉइंट्स आपको दे रखे तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके, तो स्लोप निकालने के बाद उनको इक्वल कर देंगे, वहां से भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये थर्ड आप पढ़ोगे जब मैं स्ट्रेट लाइंस का स्टार्ट कराऊंगी, अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा, अभी तो बेसिक चल रहा है अपना। ठीक है, मेथड 3 को भी पेंडिंग रखते हैं, ये सबसे आसान पड़ता है, बाकी खैर इसमें तो मिड पॉइंट वाला भी इजी है। चले आगे, Yes, ma'am. चलो अच्छा ये क्या है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है, पॉइंट आपका बाहर चला गया। ठीक है, ए पॉइंट का देखो, ये पॉइंट पी था पहले अंदर था, बाहर हो गया। ए पॉइंट का डिस्टेंस पी से मान लो m यूनिट है, बी से मान लो n यूनिट है, तो क्या तुम खुद प्रूव कर सकते हो अब इसको, या प्रूव ये भी करके दिखाऊं, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करके प्रूव करना है। मान लो ये पॉइंट z है, इस बार तुम ट्रायंगल कौन से लोगे, एक तो ये वाला लेना, देखो ध्यान से बड़े वाला, और एक ये छोटे वाला ले लेना, ये वाला। बस इसकी साइड्स लिख लो, ये साइड तुम्हें पता है कितनी है, क्या ये y - y2 है, Yes, ma'am. और ये वाली कितनी है, ये है आपकी, इधर तो x आ जाएगा और x2, x - x2। अब बड़े वाले में लिख लो, बड़े वाले में क्या हो जाएगा, x के अंदर से x1 माइनस कर दो, और ये वाली कितनी हो जाएगी बड़े वाली, y के अंदर y1 माइनस कर दो। अब कर लोगे ना, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा तुम्हारा, पिछले वाले केस में तुम्हारा आ रहा था m, मान लो अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो आ रहा था mx1 प्लस nx2 mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, ये तुम्हारा याद थी x की वैल्यू, मान लो ये पॉइंट P था, x y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, y की वैल्यू आ रही थी my1 प्लस में n, अरे my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, बस ऊपर नीचे क्या लगा देना माइनस, x की वैल्यू आ जाएगी mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी my2 माइनस ny1 अपॉन में n माइनस n, सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, खुद प्रूव कर सकते हो। अगर मान लो मैं इस पॉइंट को क्या नाम दे रही हूं, तो ट्रायंगल AZP जब तुम सॉल्व करोगे तो ये किसके सिमिलर आएगा, बी ही दे दिया, BTP। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आएंगे आपके। अब इसका लॉजिक तो देने की जरूरत नहीं है मुझे, भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा 90-90 है, ये कॉमन ही हो गया दोनों में, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले एंगल तीसरे भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है याद हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस ही कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन करें इसका एक, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। देखो इसको मैं 2-3 मेथड से कराती हूँ तुम्हें। इफ पॉइंट P which divides AB externally in the ratio 3:2,
एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसका मतलब पी यहां रहा होगा, ठीक है। रेशियो क्या है 3:2, मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर 3 है तो यहां से लेकर यहां तक कितना रहा होगा 2। यही होता है ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस। देखो ये रेशियो दे रखा था, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट लेंथ की बात करूं तो 3k 2k मान लो, लिख सकती हूँ कैसे, रेशियो तो 3k अपॉन में 2k 3:2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बी। ठीक है अंकुश बेटा, मैं एक बार मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 3:2 आपको रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करते हो तो सबसे लीस्ट वैल्यू जहां उसके बाद वो कट ही नहीं सकते दोनों नंबर्स, वो होता है, ठीक है। यहाँ पर 3k और 2k है, ये लेंथ लिए मैंने, रेशियो नहीं लिया भाई। a टू p मैंने बोल दिया 3k लेंथ है, b टू p मैंने बोल दिया 2k लेंथ है, तो रेशियो निकालूंगी जब तो 3:2 ही आएगा पक्के से, k से k कट जाएगा, ठीक है। तो मैं ये क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ पता करनी थी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3k पूरा है, b टू p 2k, तो k ही हो जाएगी बस। अब इसका फायदा क्या हुआ, तुम ना एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस लगा के सॉल्व करते, सारी दुनिया कर लेगी, माइनस माइनस लगा देगी बीच में, कर लोगे वो तो, फॉर्मूला लगाना था उसमें तो। अब क्या हो गया तुम लोगों को, क्या ए बी और बीपी का रेशियो पता चल गया क्या? क्या 1:2 हो गया ये रेशियो ए बी और बीपी का? ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 6,3, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -4,5, पी के आपको निकालने हैं, तो ये इजी हो गया काम। इस बार ऐसे मान के चलो एपी आपको दे रखा है, बी इंटरनली डिवाइड कर रहा है एपी को, रेशियो क्या है 1:2, तो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा। डी पॉइंट, हाँ डी पे चलेंगे अभी, रुको एक बार पी तो निकालें पहले। मुझे बताओ इतना चीज समझ आइएगा तुमको, क्वेश्चन था एक्सटर्नल डिवीजन का, मैंने तो एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैं इंटरनल डिवीजन पे आ गई। क्लियर हो गया? मैम सॉरी, एक बार दोबारा बताना मैम पी का वाला। देखो मैंने क्या किया बेटा, 3:2 आपको रेशियो दे रखा था, ठीक है भाई। ये बोल रहे थे कि P जो है ना वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करा है, इसका मतलब देखो एक्सटर्नली डिवाइड तो इस तरफ भी कर सकता है उस तरफ भी कर सकता है, पॉइंट इधर भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। मान लिया वो P पॉइंट इधर है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स पहले निकालूंगी तभी D पे पहुंचूंगी, वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, एक और मेथड बताऊंगी अभी। B आपका दे रखा है -4,5 और A आपको क्या दे रखा है 6,3। इसने बोला है ये जो P पॉइंट है इसको एक्सटर्नली डिवाइड करा है, इसका मतलब P अपॉन में BP क्या दे रखा है 3/2। इतनी चीज समझ आती है सबको, AP का रेशियो BP से 3/2 है। यस मैम। ठीक है, अब ये रेशियो है, मैं लेंथ पूछना चाह रही हूँ तुमसे, तो लेंथ के लिए मैंने क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। मान लो कुछ 3 की लेंथ रही होगी, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2k यूनिट BP की लेंथ रही होगी, जब हम रेशियो लेते हैं तो k से k कट जाएगा, बचेगा क्या खाली 3:2। इसका मतलब AP की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 3k, लेंथ एग्जैक्ट लेंथ की बात कर रही हूँ। BP की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 2k। फिर मैंने तुम्हें बोला था तुम अब AB की लेंथ निकाल सकते हो क्या, पूरी 3k है, BP 2k है, बच कितना गया खाली k, 3k - 2k, k बच गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया तुम्हारा, इतना बन गया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं, इसके -4,5 है, इसके 6,3 है। अगर ये k है, ये 2k है, तो अगर मैं AB इज टू BP निकालना चाहूं, बता सकते हो क्या आएगा, k अपॉन में 2k कितना हो गया 1/2, मतलब ये रेशियो कितना हो गया 1:2। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ सोच के कि AP दो पॉइंट्स से, B उसका मतलब B उन दोनों के बीच में है, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, रेशियो 1:2 दे रखा है। यहाँ फॉर्मूला लगा के तुम P की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब देखो अगर मान लो मैं लगाती हूँ तो -4 किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू में 6, 1 इंटू में x, 12 प्लस x अपॉन में 2 + 1 3, ये कितना हो गया, x की वैल्यू यहाँ से -24 आ गई। यस मैम। ठीक है, सेम आप y के लिए कर सकते हो, 5 किसके इक्वल है 2 इंटू 3, 1 इंटू y, 6 प्लस y बाय में 3 इज इक्वल्स टू 5, तो कितना हो गया ये 9, 15 - 6, ठीक है।
यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो मतलब मैंने देखो ये सिर्फ समझा रही हूँ, अब आपको एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला पता है वो भी लगा सकते हो, एक ही लाइन का था, मैं जस्ट समझा रही हूँ कि हम अप्रोच क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं इसमें। एक अप्रोच तो हो गया ये, P निकल गया आपका, निकालना क्या था आपको, P जो है मिड पॉइंट है BD का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। अच्छा BD का मिड पॉइंट है, अब देखो आप क्या करोगे, BD का मिड पॉइंट P है, B के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए आपको, पता ही थे क्या, हाँ पता ही थे, -4,5, P के आपको पता ही चल गए -24,9, रेशियो दे रखा है 1:1 क्योंकि मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालना कोई मुश्किल बात है क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, नहीं है, अरे बोलो। यस मैम। अच्छा एक चीज और कर दें अब इसमें, ये तो ठीक है निकाल लोगे आंसर, ठीक है, अब मान लो मैं इसी में ही डी घुसाना चाहती हूँ, इसी में ही डी ऐड करना चाहती हूँ, इसने बोला है जो डी है मतलब जो पी है वो बीडी का मिड पॉइंट है, ठीक है, मान लो मैं डी यहां ले रही हूँ, ठीक है, तो अब मेरे को पता है पी जो है बीडी का मिड पॉइंट है, तो एक बात बता सकते हो ये वाली लेंथ कितनी रही होगी, पीडी लेंथ की बात कर रही हूँ मैं, क्या ये लेंथ पीडी बीपी के इक्वल रही होगी क्योंकि मिड पॉइंट है पी, तो अगर बीपी की लेंथ 2k है तो पीडी की लेंथ कितनी रही होगी 2k। अब मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि मेरे को ए बी रेशियो बीडी बता दो कितना आएगा, ए बी रेशियो बीडी, ए बी अपॉन बीडी, हाँ शिखा बेटा ठीक है आंसर आपका 3k/4k, नहीं नहीं 3 नहीं बेटा, 3 तो p तक है, 1:4. हाँ 1:4, देखो बी डी पूरा हो गया 4 यूनिट मतलब 4k, 2 ये 4k हो गया टोटल, और ए बी है आपका k, तो अगर मैं ए बी इज टू बी डी पूछूं तो k अपॉन में 4k कितना हो गया 1/4, तो देखो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, पीछे देखना एक बार, ये a था, ये b था, ये d था, ये आपने निकाल लिया 1:4 है, b के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, a के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और ये आपको निकालना था, p की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब हमने ऐसे कोई फॉर्मूले में यूज नहीं किया उसका, ये 6,3 है -4,5 है, बताओ ये समझ आई चीज, Yes, ma'am. ठीक है, इतने पचड़ों में मत पड़ना वैसे, बट हाँ समझ आ जाना चाहिए, मुझे पी लगा, ठीक है कोई नहीं बात, कोई नहीं बेटा, अभी क्लियर है ना ये, मतलब मैंने तुम्हें 2-3 चीजें बताई हैं कि तुम इस तरीके से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। चलो इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है कि आपको वो रेशियो दे देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि वो पॉइंट कहाँ ले, भाई रेशियो दे दिया उसमें, पॉइंट कहाँ लोगे, इंटरनली डिवाइड एक्सटर्नली डिवाइड का तो उसने बताया नहीं है, तो ये चीज भी तुमने पढ़ रखी है कि भाई अगर रेशियो जो है आप सॉल्व करते हो, रेशियो निकालते हो, पॉजिटिव आता है, मतलब m/n की वैल्यू मान लो 2/3 आई है, कुछ पॉजिटिव नंबर आया है, तो आप क्या बोलते हो, पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, और अगर m/n की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव, मान लो -2/3 आ गई, ठीक है, तो आप क्या रिजल्ट निकालते हो वहां से, अगर m/n की वैल्यू रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आई है, दैट मींस वो पॉइंट कहाँ रहा होगा आपका, बाहर रहा होगा, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, Yes, ma'am. चलो तो ये क्वेश्चन करो एक बार, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट, 10 बजे, मैंने तो टाइम अब देखा है। Correct, the line joining the point this and this is divided by y is equals to x in the ratio, ये 2, -3 दे रखा है, ये -5, 6 दे रखा है, एक लाइन है
जो इसको डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में, लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू x। अब तुम लोगों को इसमें इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी थी होनी कि जो लाइन y इज इक्वल्स टू x है वो ओरिजिन से पास होती है, और इस लाइन पे x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं तुम्हारे, इक्वल होते हैं। ठीक है, x1 है तो y1 होगा, x2 है तो y2 होगा, x3 है तो y3 होगा, इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर तुम इसको सपोज करोगे तो a, a सपोज कर लो, दोनों पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको रेशियो निकालना है, तो जब भी आपको रेशियो निकालना होता है तो आप सपोज कर लो k:1 रेशियो है, तो कैसे करोगे इसको, देखो काम वही करना है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू में 2 माइनस 5k अपॉन में k प्लस 1। दूसरा a की वैल्यू ही क्या आ जाएगी, y वाले उस टर्म में करें तो -3 प्लस 6k अपॉन में k प्लस 1। दोनों a ही हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब 2 माइनस 5k इज इक्वल्स टू -3 प्लस 6k, 5 इज इक्वल्स टू 11k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5/11। k की वैल्यू 5/11 आ गई। तुमने रेशियो माना था k:1, तो ये बेसिकली ऐसे आ गया। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, 5:11। तो सी आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, यस कर लोगे। तो मैंने आज बेसिकली तुम लोगों को क्या चीज पढ़ाई है, एक तो थोड़ा सा कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन किए हैं, सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन किए हैं, और बस इतना ही किया जमना है। ठीक है, तो इसमें मैंने तुम्हें 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क के दिए हैं, उनको ट्राई करके आना, अच्छे हैं क्वेश्चन, 2 ही दिए हैं बेसिकली, एक ये भी कर लेना। ठीक है, ये अच्छा है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको पोलर में लिखना आ रहा है और कुछ नहीं है इसमें। 3 क्वेश्चन दिए होमवर्क के, कल आते ही पूछूंगी तीनों के तीनों। ठीक है, अच्छा कल हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे कंप्लीट कर दूं, तो थोड़ा सा लेक्चर